नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके इस प्यारे से चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है, आपको पता है यूपीपीसीएल TG2 की जो वैकेंसी चल रही है दोस्तों, उसके लिए हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DC मोटर्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। DC मोटर में बैक EMF किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, बैक EMF को हम EB से प्रदर्शित करते हैं, और जब EB बराबर फार्मूला होता है Z phi NP अपान 60A होता है। सही फ्रेंड्स, उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये EB क्या है। यानी दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। सही फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि जनरेटर के केस में अगर आपके पास क्या हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड रहता था, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी कॉइल को यानी कंडक्टर को दोस्तों मूव कराते थे। सही फ्रेंड्स, जब किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में वहाँ पे मूव कराते थे तो फ्लक्स को काटता था। जो दोस्तों फ्लक्स को कट करता था तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था, यानी वहाँ पे एक EMF इंड्यूस हो जाता था। सही दोस्तों, लेकिन मोटर में कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि वहाँ पे प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि मोटर में हमने इसको डायरेक्टली DC सप्लाई से जोड़ दिया है। सही फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमने क्या किया कि DC सप्लाई दिया है, तो अब यहाँ पे जो मोटर का प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो दोस्तों उस पर एक फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण टार्क उत्पन्न होता है। और दोस्तों उस टार्क के कारण क्या होता है कि हमारा ये जो रोटर है वो दोस्तों रोटर मूव करने लगता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर कोई रोटर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे भी तो फ्लक्स कटेंगे, और जब वहाँ पे फ्लक्स कटेंगे तो वहाँ पे भी तो EMF इंड्यूज होगा। दोस्तों वहाँ पे भी एक इंड्यूज EMF होता है, लेकिन बात क्या है, इसे हम इंड्यूज EMF EG नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे EB, क्योंकि ये जो इंड्यूज EMF होगा वो मेन सप्लाई का विरोध करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों विरोधी विद्युत वाहक बल। समझ में आया दोस्तों? यानी इंड्यूज EMF जो होगा, यानी यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, यानी इसको हम अब EB के नाम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये विरोध करेगा किसका? मेन सप्लाई का। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इससे देखते हैं दोस्तों कि DC मोटर में बैक EMF किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये फैक्टर्स दिख रहे हैं, Z पे डिपेंड करता है। Z क्या है दोस्तों? यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी बोल सकते हैं चालकों की संख्या है। फाई क्या है दोस्तों? ये फ्लक्स है। N क्या है? स्पीड है। P क्या है दोस्तों? पोल। और A क्या है? पैरेलल पाथ। सही दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि निम्न में से किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों बैक EMF। तो पहला ऑप्शन आपका क्षेत्र फ्लक्स पर, चालक की आकार पर, कम्यूटेटर पर, या ब्रूसों पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सिंपल है, ये करेगा फील्ड फ्लक्स पे, जैसा कि आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फील्ड फ्लक्स पे ये डिपेंड कर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा पड़ा है। सही दोस्तों, तो देखते हैं किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक टार्क होता है आपका सीरीज मोटर का, यानी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। सही फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार एवं अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है? तो ऑप्शन आपके पास दिए हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंट मोटर। अब बात करते हैं शंट मोटर क्या होती है। तो दोस्तों शंट मोटर की डिफिनेशन होती है कि शंट मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार के अधिक बर्तनों की होती है, यानी अधिक फेरे लगे होते हैं, और उसे हम आर्मेचर के
पैरेलल में लगाते हैं। सही फ्रेंड्स, उसे हम कहाँ लगाते हैं? आर्मेचर के पैरेलल में। तो दोस्तों इस टाइप की जो मोटर होती है इसे हम बोलते हैं शंट मोटर। से दोस्तों तो ये है शंट मोटर, यानी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगती है और ये कम दोस्तों ये पतले तार के अधिक बर्तनों वाली होती है। सही दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्ट में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों लिफ्ट में देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे वो सीरीज मोटर लगा के चले जाते हैं, क्योंकि कई जगह उनको आंसर ये सीरीज मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने कई जगह यूट्यूब पे भी देखा है वो सीरीज मोटर को ही बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सीरीज मोटर नहीं लगाना है, आपको लगाना है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। सही फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि सीरीज मोटर की जो दोस्तों नो लोड स्पीड होती है वो डेंजरस हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लिफ्ट को नो लोड पे चला दोगे तो हो सकता है लिफ्ट वो बाहर डैमेज हो जाए। सही। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कहलाती है? तो दोस्तों ये राइट आंसर इसका मोटर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पे होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लोड बढ़ाने से डीसी शंट मोटर की स्पीड यानी चाल क्या होगी? तो फ्रेंड्स अगर आप लोड बढ़ा रहे हैं और डीसी शंट मोटर की बात करें तो दोस्तों उसकी जो स्पीड होती है थोड़ी कम हो जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग है? दोस्तों किस प्रयोग का हम प्रयोग करते हैं नो लोड लॉस जो दोस्तों होता है उसको हम ज्ञात करने के लिए? यहाँ बात कर रहे हैं नो लोड लॉस की, नो लोड लॉस। से फ्रेंड्स तो नो लोड लॉस आपका जो मेथड कौन सा है आपका? स्विनबर्न का प्रयोग करके, मेथड का प्रयोग करके दोस्तों हम क्या करते हैं? नो लोड लॉस का गणना करते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ समानुपाती होता है? यानी डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो फ्रेंड्स जैसा फार्मूला है जेड बराबर ईबी बराबर होता है जेड फाई NP अपान 60A। तो फ्रेंड्स जैसा कि अगर फार्मूले को देखा जाए तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो EB है इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिपेंड नहीं, यहाँ पे पूछ रहा समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है कि जितना हम उस क्वांटिटी को बढ़ाएं तो उतना हमारा EB भी बढ़े, यानी EB अगर बढ़े तो डिपेंड करे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जेड जो होता है, यानी कोई भी मोटर आपके पास है तो दोस्तों उसमें नंबर ऑफ जो कंडक्टर है वो फिक्स रहेगा। पोल भी मोटर में फिक्स रहने वाले हैं। सही फ्रेंड, जब तक हम खुद से चेंजिंग ना करें। फ्लक्स भी दोस्तों परिवर्तित होता रहता है, लेकिन फ्लक्स भी अगर आपने पोल लगा दिया तो फ्लक्स भी चेंज रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि स्पीड जो होती है वो EB पे डिपेंड करती है। तो EB के अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड N। सही दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी मोटर अपकेंद्री पंप में इस्तेमाल में लाई जाती है? सेंट्रल फ्यूगल पंप। दोस्तों अपकेंद्रीय पंप को सेंट्रल फ्यूगल पंप के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इसके लिए यूज किया जाता है शंट मोटर। जो आपकी शंट मोटर होती है एक्चुअली क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो हम सेंट्रल फ्यूगल पंप में शंट मोटर का यूज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट की डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर रेजिस्टेंस है, 215 वोल्ट का EB यानी दोस्तों बैक EMF दिया है, तो इसमें कितने एम्पियर की धारा फ्लो होगी? तो आपको जो गिवन चीज़ें क्या क्या हैं दोस्तों? गिवन चीज़ें हैं आपके पास, यानी ये सप्लाई वोल्टेज गिवन है, EV गिवन है आपके पास, और ये RA गिवन है। ये 3 चीज़ें गिवन है। आपको निकालना IA आर्मेचर करंट। सही दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। उस फार्मूले का क्या नाम है? V = EB + IA × RA। सही दोस्तों, तो यहाँ से आप IA फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें I निकालना है। इसको साइड में कर लीजिए, ये हो जाएगा V - EB अपान RA। सही फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका 220 - 250 अपान 0.2, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 अपान 0.2, और फ्रेंड्स ये 0.2 को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको आ जाएगा 25 एम्पियर। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स?
25 एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका। सही फ्रेंड्स, तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवेटर में कौन सी मोटर प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास है सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, ऑल दी अबव। तो दोस्तों यहाँ पे यूज की जाती है शंट मोटर। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने की विधि है। यानी दोस्तों कोई डीसी मोटर है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन आपके पास चुंबकीय क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, यानी प्रयुक्त अप्लाइड वोल्टेज मेथड, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, दोस्तों संचयी यौगिक मोटर, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। दोस्तों अगला है पृथक उत्तेजित मोटर, जिसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर मोटर बोलते हैं। सही दोस्तों, तो बात करते हैं इनमें जो आपके लोकोमोटिव का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेनों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, जो आपकी ट्रेनों में कौन सी मोटर यूज की जाती है? दोस्तों ट्रेनों में जो मोटर यूज की जाती है वो होती है डीसी सीरीज मोटर। सही दोस्तों, अब तो एसी मोटर भी यूज की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी हमारी जो ट्रेनें हैं जिसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है डीसी सीरीज मोटर को। इसका एक रीज़न है कि जो इसका स्टार्टिंग टार्क वो बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। सही फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि जितने भी आपका ट्रैक्शन कार्य हैं, जैसे वो ट्रक मान लीजिए, ट्रक में भी जो मोटर यूज़ करेंगे स्पीड कंट्रोल के लिए, वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं डीसी सीरीज मोटर को। अगर बात कर लें दोस्तों, आपका क्रेन होता है, क्रेन में भी जो यूज की जाने वाली दोस्तों आपके पास जो क्रेन होती हैं, क्रेन हो, ट्रक हो, इन सब जगह पे दोस्तों क्या यूज करने वाले हैं हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट है, जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से किस डीसी मोटर की अत्यधिक उच्च स्पीड यानी उच्च गति पर चले जाएगी? दोस्तों आपके पास 4 मोटरें दी हुई हैं, इनमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसका अगर हम लोड हटा लें, जिस पे से लोड हटा लें तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत अधिक हो जाती है, डेंजरस हाई हो जाती है। तो अभी आपको मैंने बताया था आपकी जो डीसी सीरीज मोटर होती है दोस्तों, सीरीज मोटर, ये दोस्तों इसका जो नो लोड स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। सही दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वह सामान्यतः है। यानी दोस्तों कौन सी बियरिंग हम डीसी मोटर में रोटर शाफ्ट को सपोर्ट के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉल बियरिंग। सही है। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना, अगर स्मॉल साइज़ की मशीनें हैं, स्मॉल साइज़ की मशीनें हैं तो आपको यूज करना है बॉल बियरिंग। अगर दोस्तों लार्ज साइज़ की मशीनें हैं, लार्ज साइज़ की मशीनें हैं तो आपको यूज करना है रोलर बियरिंग। कौन सा यूज करेंगे हम? रोलर बियरिंग। सही दोस्तों, तो ये आप नोट करना। क्वेश्चन देखते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है? दोस्तों हमने बताया कि स्टार्टर क्या होता है, कि एक्चुअली क्या होता है, जो मोटर होती हैं उनकी स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे वो करंट ज़्यादा लेने लगती हैं। तो उन करंट को अगर लिमिट न किया जाए तो मोटर जल सकती है। तो उनकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर के लिए करते हैं, तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी शंट मोटर। सही फ्रेंड्स, देखिए सीरीज मोटर का जो आप बात करते हैं सीरीज मोटर की, तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है दोस्तों वो यूज करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर के लिए। डीसी शंट मोटर के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर। उसके अलावा दोस्तों जो आपके कंपाउंड होते हैं या शंट होते हैं दोस्तों, शंट का हम प्रयोग 4 पॉइंट स्टार्टर भी करते हैं। सही दोस्तों, तो आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्षति यानी लॉस की बात कर रहा है डीसी मोटर में होती है? यानी दोस्तों किस टाइप का लॉस आपके डीसी मोटर में देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन आपके पास है ए लौह क्षति, ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों आयरन लॉस भी होता है, कॉपर लॉस भी होता है, जो मैकेनिकल यानी मैकेनिकल के अंदर फ्रिक्शन लॉस जो होगा दोस्तों, ये विंडेज लॉस या फ्रिक्शन लॉस जो भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, ये यांत्रिक मैकेनिकल लॉस के अंतर्गत आते हैं। सही फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी मोटर को डीसी मोटर की बाइंडिंग अचानक टूट जाए? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई मोटर चल रही है, सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर वो चल रही है रनिंग कंडीशन में, अगर उसकी बाइंडिंग टूट जाए तो मोटर क्या होगा?
मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। मोटर जो है दोस्तों रुक जाएगी, मोटर घूर्णन गति थोड़ी कम हो जाएगी, या मोटर की जो स्पीड है वो जो घूमने की स्पीड है दोस्तों वो परिवर्तित चेंज हो जाएगी। यानी पहले अगर किसी और स्पीड से घूम रही थी तो अब किसी और स्पीड से घूमेगी। तो दोस्तों बात करते हैं इसको, क्वेश्चन को समझने के लिए आइए सर्किट बनाते हैं। पहले देखते हैं डीसी सीरीज मोटर बनती कैसे है। तो दोस्तों अगर बात करें, ये होता है आर्मेचर, और इस आर्मेचर के सीरीज में हम करते हैं सीरीज बाइंडिंग, सही फ्रेंड्स, और इसको ऐसे सप्लाई से जोड़ देते हैं। ये होती है हमारी डीसी सीरीज मोटर। अगर डिफिनेशन दिया जाए इसका, तो वह मोटर डीसी सीरीज मोटर वह मोटर होती है जिसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के कम बर्तनों की होती है तथा उसे हम श्रेणी में लगाते हैं। अब बात कर रहा है कि डीसी बाइंडिंग अचानक टूट जाए। अगर फ्रेंड्स यहाँ से ब्रेक हो गया, अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो आपको पता है अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो कोई सप्लाई जाएगी नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी। सही फ्रेंड्स, अगर यहाँ से दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ से अगर ये चीज़ कट जाए, यहाँ से बाइंडिंग टूट गई, तो इधर की जो करंट है इधर पास ही नहीं हो पाई, जो करंट जा रही है वो जा ही नहीं पाएगी। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में क्या होगा, जब आर्मेचर को कोई सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो मोटर चलेगी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बीच की अंगुली क्या दर्शाती है। तो फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड रूल इनका कहता है, अगर तर्जनी, मध्यिका और अंगूठा को इस तरह फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यिका उसमें बहने वाली धारा की दिशा, तथा जो अंगूठा होता है दोस्तों वो फोर्स को प्रदर्शित करता है। लेफ्ट हैंड रूल कहता है। से दोस्तों तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मिडिल फिंगर होती है, बीच की अंगुली यानी मिडिल फिंगर, तो दोस्तों ये प्रदर्शित कर रहा है चालक में बहने वाली धारा की दिशा। यानी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ज्ञात करना हो तो जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, और जो मिडिल फिंगर है वो बताती है जो करंट का डायरेक्शन किस साइड में है। से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोटर की स्पीड किसके द्वारा मापी जाती है। यानी कोई भी मोटर है उसकी स्पीड हम किसके द्वारा मेजर करेंगे। तो दोस्तों इसकी स्पीड ऑप्शन है आपके पास, अमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, टैकोमीटर द्वारा, मैगर द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टैकोमीटर। दोस्तों टैकोमीटर, अमीटर द्वारा आप क्या मापते हो, करंट को मेजर करते हो। वोल्टमीटर द्वारा क्या मेजर करते हो, वोल्टमीटर द्वारा आप मेजर करते हो वोल्टेज को। मैगर द्वारा आप मेजर करते हो हाई रेजिस्टेंस को, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। तो टैकोमीटर, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर राइट आंसर नहीं पता है और ऑप्शन आप देख सकते हैं, उनके अलावा दोस्तों देखिए जो अमीटर था वो करंट को मेजर करेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, मैगर रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। जो टैकोमीटर है दोस्तों वो क्या करेगा, स्पीड को मेजर करता है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप देखिए, कुछ भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।